वही आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एस्टिमेशन को डिटेल के साथ देखा था। उसके अंदर हमने पिमबॉक के लिहाज से भी टेक्निक्स को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को भी डिस्कस किया। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो जनाब आप पूछ सकते हैं। भाई आज हम इससे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे एंड दैट इज द डिटरमिन बजट का है। लास्ट लेक्चर के स्टार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बजट और एस्टिमेशन के अंदर फ़र्क क्या होता है। तो कोई आप में से बताएगा जी बजट में और एस्टिमेशन में फ़र्क क्या होता है जी? जो बताना चाहे अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सर एस्टिमेशन में जो है ना वो चीज़ें मतलब हम जो कास्ट एस्टिमेशन करते हैं ना वो मतलब छोटे छोटे समझ लें कि मतलब हर एक काम की छोटे छोटे काम की करते हैं। पर जो बजट है ना उसमें हम ओवरऑल मतलब हर चीज़ को मतलब अपर लेवल पे मतलब वो कंसीडर करते हैं। जी और कोई बताना चाहेगा? या आयशा आप माइक ऑन करके इधर एग्जांपल से एक्सप्लेन करें आप क्या बता रहे हैं। जी हसाम आप सही कह रहे हैं। कोई एग्जांपल दे के बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि एस्टिमेशन में और बजट में क्या फ़र्क होता है? सर ये जैसे गवर्नमेंट ने वो 1 अरब 44 करोड़ रुपया वो 12,000 के हिसाब से दे रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, पर उन्होंने कुछ अरब रुपए है ना ये रिलीफ फंड के लिए बजट में मखसूस किए हैं। मतलब तो उसको उन्होंने जो है ना वो कॉस्ट एस्टिमेट इस तरह से किया है कि 1 अरब 44 करोड़ रुपया वो 12,000 करके देंगे नहीं लोगों को, इसमें और कुछ लोगों को वो राशन भी देंगे इस तरह से। ये बताइए 12,000 रुपया उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? ये 13 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है, या 8,000 क्यों नहीं है, 12,000 क्यों? सर एग्जैक्ट नहीं आइडिया, बट मेरा ख्याल है वो जो मिनिमम था पे मजदूर की शायद उसी हिसाब से। जी देखें इसमें ये यहीं से आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि एस्टिमेशन क्या है और बजट क्या है। कि ये जो 12,000 रुपया उन्होंने जब निचली तौर पे निकाला है स्टार्ट के अंदर, तो दिस वाज द एस्टिमेशन। उन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया कि एक पर्सन के लिए मिनिमम जो पैसे हैं वो 12,000 रुपये लगाने, उनके लिए उन्होंने पूरा एनालिसिस किया। सॉरी, उसके लिए उन्होंने पूरा एनालिसिस किया कि एक पर्सन के लिए मिनिमम कितने पैसे हो सकते हैं, उसकी ज़रूरतें क्या होती हैं, उसने क्या कुछ खर्चा करना होता है, एक मजदूर की इस वक्त कम से कम कितनी दिहाड़ी होती है और उसके लिहाज से कितने पैसे निकलते हैं। इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके उन्होंने 12,000 रुपया लगाया और उसके बाद वो एस्टिमेशन था। और ये एस्टिमेशन करने के बाद उन्होंने देखा हमारे पास कितना बजट हो सकता है, कितने पैसे अवेलेबल हो सकते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी जब करवाई और उसकी जब अप्रूवल दी, तो यही एस्टिमेशन है जो है वो किस में ट्रांसफर हो गया। जो आप 1 अरब 44 करोड़ की फिगर दे रहे हैं, वो जब फाइनलाइज हुई, अप्रूव हुई, तो वो बजट बन गया। तो जो फॉर्मल अप्रूवल दे दी जाती है एस्टिमेशंस की और उनका रिलीज ऑफ जो अमाउंट होती है उसको डिसाइड कर दिया जाता है, तो दैट विल बिकम द बजट।
अब इस चीज को जरा टेक्निकली तौर पर थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि एक बजट होता क्या है, एक प्रोजेक्ट के अंदर हम एक बजट को किस तरह से लेते हैं। इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो असल में एक ही है, कॉस्ट एग्रीगेशन है। ये कॉस्ट एग्रीगेशन जो होती है ये क्या होती है, ये जो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ टेक्निकली तौर पे कि एक बजट किस तरह से बनता है, तो उसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट एग्रीगेशन का ऑटोमेटिकली तौर पे आ जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी हमने डिस्कस की हुई। सिर्फ फंडिंग लिमिट रिकॉन्सिलिएशन है, ये भी आपको एंड के ऊपर आपके सामने आ जाएगा। एक जो प्रोजेक्ट का बजट यहाँ इसी को आप फिर पर्सनल लाइफ के अंदर भी और उसके बाद हर जगह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक जो बजट होता है उसके लिए जरा इस पेज को देखें। ये एक प्रोजेक्ट बजट की एक सादा सी कह लें कि एक व्यू है। जरा होल्ड कीजिएगा जी, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ, वो ब्लिंक कर रही है। जी आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है जी इनबॉक्स की? ओके जी, इस पेज को जरा गौर से देखिए और जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बजट किस तरीके के साथ बनाते हैं। और अभी इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल भी आपके सामने रखी जाएगी तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। ये जो पहला कॉलम होता है ना प्रोजेक्ट बजट का, यहाँ पे टोटल बजट आ रहा होता है, ये एग्रीगेट होके आता है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि एक्टिविटी से लेके एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेशन जो है इनको हम एग्रीगेट करते 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 यहाँ पे मेन फिगर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अगर देखें कि आपके पास आपको नजर आ रहा है कि आपको 2 लाख रुपए से प्रोजेक्ट का मिलेगा, तो वो 2 लाख रुपए की फिगर यहाँ पे आएगी। और वो कैसे बनेगी, वो ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए वो 2 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो जाएगा। जरा देखें बाकी कॉलम्स क्या कह रहे हैं। अभी नीचे से हम शुरू करते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वहां से आप स्टार्ट करते हैं। हर एक्टिविटी के एस्टिमेट यहाँ पे लिखते हैं और साथ उसका कॉन्टीजेंसी रिजर्व लिखते हैं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व क्या है कि उसी एक्टिविटी के ऊपर जितना पैसा लगा रहे हैं उसका 10 से 15% आप एज अ रिजर्व रखते हैं कि अगर वो खुदा ना खासा एक्टिविटी के ऊपर एक्सपेंस की ज़्यादा ज़रूरत है या खर्चा चेंज करने की ज़रूरत है तो फिर ये कॉन्टीजेंसी के अंदर आप ले सकते हैं। तो हर एक्टिविटी के अंदर 2 चीज़ें आप ला रहे होंगे, एक उसका एस्टिमेट जो आपने लगाया हुआ है फाइनल हो चुका है और साथ उसका रिजर्व। वो एग्रीगेट होकर उसके वर्क पैकेज, यानी कि एक वर्क पैकेज के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो सारी एक्टिविटीज मिलके एक वर्क पैकेज का कॉस्ट एस्टिमेट बन जाएगा। फिर उसी तरह से टोटल वर्क पैकेजेस का कॉन्टीजेंसी रिजर्व आ जाएगा, वो भी यहीं से एक्यूमुलेट हो रहा होगा। यानी कि यहाँ पे आपने सिर्फ इन एक्टिविटी के एस्टिमेट्स देने हैं और कॉन्टीजेंसी रिजर्व देने हैं, तो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली तौर पे एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं होती है। वो जैसा फार्मूला यूज करें या आप टूल से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो आपको खुद ब खुद वो सारी चीजें करके दे रहा होगा। कंट्रोल अकाउंट्स जो होते हैं वो वर्क पैकेज से ऊपर वाला लेवल होता है जहां पे आपके मेन अकाउंट्स चल रहे होते हैं, उन सब की एक्यूमुलेशन आ रही होती है। कंट्रोल अकाउंट्स जो होते हैं वर्क पैकेज से, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स एक्चुअली द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द एस्टिमेट्स ऑफ वर्क पैकेजेस एंड ऑल कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स। उन सब को, यानी कि ये एक लेवल है दरमियान में, स्ट्रक्चरल लेवल है जिसके ऊपर मेन अकाउंट्स आ रहे होते हैं जिनके अंदर आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मजीद इसके समझ आ जाएगी। इन सारों को इकट्ठा कर लें तो कॉस्ट बेसलाइन बन जाती है, ये अमाउंट आ जाती है हमारे पास। यानी कि कंट्रोल अकाउंट्स का मजमूआ जो होता है, जो एग्रीगेशन होती है, वो कॉस्ट बेसलाइन बन जाती है। ऊपर आप ये नजर आ रहा है मैनेजमेंट रिजर्व। मैनेजमेंट रिजर्व इज एक्चुअली एन अदर कॉन्टीजेंसी प्लान और द कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जो कि आप ओवरऑल बजट के अंदर में से तकरीबन कोई वही 10 से 15% अलग से करके रख लेते हैं और इसका मकसद चेंज को मैनेज करना होता है। यानी कि ये अलग से आपका एक मेन रिजर्व पड़ा होता है। एक है रिजर्व यहाँ पे कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए आप लगा के रख रहे होते हैं। ये अलग है, ये यहाँ पे एक्टिविटी की बुनियाद पर लग रहा होता है और ये मेन आप एक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का बजट है तो उसमें से 25,000 रुपये अलग करके आप यहाँ पे रख लेते हैं, दैट विल बी
डेल्ट एज ए मैनेजमेंट रिजर्व, और जहाँ पर भी आपके पास कोई चेंज आती है या यूनियन के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके जहाँ पे कोई और हल नहीं मिलता, तो फिर आप यहाँ से पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप उसको अलग से रख लेते हैं। ये इसी तरह का है जिस तरीके के साथ आपके पास वो हम पहले भी एग्जांपल से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर आपका रिजर्व होता है, पेट्रोल का रिजर्व होता है, या गाड़ियों के अंदर रिजर्व रखा हुआ होता है जहाँ पे इंडिकेट हो रहा होता है कि अब आपका पेट्रोल खत्म होने लगा है। तो ये उस चीज़ के लिए होता है। और एट द एंड अगर ये नहीं इस्तेमाल हो रहा था तो इसको फिर आप बाकी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं। ये दोनों इकट्ठे कर लेंगे तो आपका पूरा 2 लाख का यहाँ पे बजट जो है वो बन जाता है। अब जरा इसी चीज को जरा हम करके देखते हैं, प्रैक्टिकली तौर पे करके देखते हैं। अगर आपको कहा जाए, यानी कि थोड़ी सी एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए हम करते हैं, फर्ज करें कि आजकल तो चले लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फर्ज करें कि नॉर्मल कंडीशन चल रही हैं, जब आप यहाँ पे कैंपस में होते हैं या नॉर्मल सारी चीजें चल रही हैं, तो फर्ज करें कि आपने अपने अगले महीने का की एस्टिमेशन करनी है अपनी पॉकेट मनी की और उसका बजट बनाना है। आप कैसे बना रहे होंगे? फर्ज करें हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आपके पास जो टोटल अमाउंट अवेलेबल हो सकती है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के मंथ के लिए फॉर एग्जांपल, वो आपके पास है 20,000 रुपये, टोटल अमाउंट 20,000 रुपये। अब बताएं कि इस 20,000 रुपये की पॉकेट मनी है, इसकी एस्टिमेशन करनी है और आपने बजट बनाना है। इस स्क्रीन को सामने रखते हुए ये डिवीजन करनी है, कैसे करेंगे? जरा सोचें और जरा अपने नोटबुक्स के ऊपर इसको जरा करने की कोशिश करें। व्हाट विल बी द एस्टिमेशन ऑफ दिस 20,000? जो आपने अपनी पॉकेट मनी है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एस्टिमेट्स कैसे लगाने हैं, डिवीजन कैसे करनी है, एलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे होनी है। 20,000 का फंड है आपके पास, इसकी डिवीजन क्या होगा? यहाँ सिर्फ इसी को पॉइंट पे फोकस करें। व्हाट विल बी द डिवीजन और स्लाइसिंग ऑफ दिस 20,000? और कोई वैसे एक्सप्लेन करना चाहे तो अपना माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं चलें, अगर आप ये नहीं आपके आप रिस्पॉन्स देना चाह रहे तो जरा इस एग्जांपल को देखें। एक रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखने लगे हैं कि एक पर्सन है जी, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसने अपना, वो प्रोफेशनल है, काम कर रहा है, उसके बीवी बच्चे हैं, घर चला रहा है, तो उसने अपने घर का बजट बनाना है नेक्स्ट मंथ का, जो कि मई 2020 है। उसका वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको सामने रखते हुए वो अपना बजट बनाता है। तो वो बजट उसको कुछ इस तरह से नजर आता है। जरा गौर से देखें और समझने की कोशिश करें कि ये बजट कैसे बना है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से। मेन हेड है जी होम बजट, 2 लाख रुपए है टोटल। मैनेजमेंट रिजर्व है 25,000 रुपया, उसमें से अलग कर लिया गया है। बाकी 1,75,000 रुपये को उसने एलोकेट किया है कंट्रोल अकाउंट्स के ऊपर। कंट्रोल अकाउंट्स के ऊपर ये वर्क पैकेज आ रहे हैं आपके सामने। पहला वर्क पैकेज है जी सेविंग का, उसके अंदर उसने उसको एलोकेट किया 20,000 रुपया। ग्रॉसरी है, उसके उसने एलोकेट किया और उसको मजीद डिवीजन किया कि मंथली ग्रॉसरी 20,000 की है और हफ्तावार ग्रॉसरी जो है वो पूरे महीने के लिए 8,000 रुपये की आ रही है। होम एक्सपेंस है, उसके घर के एक्सपेंस हैं 40,000 रुपये के, जिसमें दूध है, उसका खर्चा है, रिक्शे वाले का खर्चा है, बच्चों को लेने के लिए आने के लिए लेके जाता है, काम वाली काम करती है उसका है, और कुछ मिसलिनियस ऐसे खर्चे हैं जिनको नरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि वो टोटल जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये के बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट जनाब कंट्रोल ऑफ अकाउंट के अंदर आता है यूटिलिटी बिल्स हैं, उसमें ये माली वगैरह के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी के हैं,
बच्चों की फीस है 23,000 रुपये यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट राइड एंड ट्रैवलिंग है, ये जो सफ़र करना पड़ता है या गाड़ी वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह है, पेट्रोल के ऊपर 5,000 है, मेंटेनेंस के 5,000 है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है उसके ऊपर आने जाने पे खाने पीने पे खर्चा आता है वो 5,000 रुपये है। पर्सनल पॉकेट मनी है वो रखी गई है, उस पर्सन ने अपने लिए महीने का 10,000 रखा है, उसको मजीद उसने डिवाइड किया है, नाम वो जानबूझ के नहीं यहाँ पे दिया जा रहा है। इस तरह ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड रखा हुआ है, चैरिटी एंड सर्विस 5500 रुपये की हर महीने में वो चैरिटी करता है या वो किसी न किसी सर्विस के अंदर अपने पैसे प्रोवाइड करते हैं, ये डिवीजन उसने की हुई है। फिर आगे मिसलिनियस है, कुछ ऐसे पैसे रखे गए हैं 10,000 रुपया के जो अनसर्टन हो सकते हैं, किसी और खर्चे में रन टाइम के ऊपर कोई खर्चा आ सकता है तो उसके लिए 10,000 रुपया रखा गया। और ओवरऑल इन सारे की सारी एक्टिविटीज के लिए या इन तमाम वर्क पैकेजेस के लिए ओवरऑल कॉन्टीजेंसी जो है वो 15,000 रुपये की रखनी है। और इस सारे के सारे चीज़ों को सम रख के एनालिसिस करके इस पर्सन ने कहा कि जनाब ये मेरा बजट होगा और मेरे जो टोटल मेरे पास पैसे इस वक्त आ रहे हैं वो 2 लाख रुपया है और उस 2 लाख रुपए की ये डिवीजन होगी और इसके लिहाज से मैं नेक्स्ट मंथ के अंदर अपनी सारी चीज़ों को करूँगा। इसको वो फाइनल कर देता है, अपने लिहाज से अप्रूवल दे देता है कि इसके मुताबिक मैं सारे के सारे खर्चे कर रहा हूँ, तो वो इसी चीज़ के अंदर रहते हुए इन सारी चीज़ों को आसानी के साथ मीट कर लेगा और अपने महीने का खर्चा पूरा कर लेगा। दिस विल बी दी टाइप ऑफ बजट। एग्जाम्पल है आपके तो सामने रियल टाइम, और ये रियल टाइम की मैं एक पर्सन की बाकायदा तौर पे ये कोट कर रहा हूँ, वो इसी तरह से करता है, इसी लिहाज से वो चीज़ कर रहा होता है। तो इस तरह से इसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ कहीं पर भी बाकायदा बजट जो बनता है पाकिस्तान के लेवल तक, बल्कि दुनिया के बजट भी इसी तरीके के साथ बन रहे होते हैं। इस तरह नॉमेनक्लेचर को जरा देखें कैसे डिवीजन हो रही है, सारे इसी तरीके के साथ किए जा रहे होते हैं। आप ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट का डॉक्यूमेंट उठा लें या के सूबे का उठा लें या पाकिस्तान का उठा लें, आपको इसी तरह से ये डिवीजन या एलोकेशन ऑफ अमाउंट नजर आ रही होगी और नीचे जो है उस डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर सिग्नेचर्स हुए भी होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के। वो जब अथॉरिटीज के इसके जब तक इसके सिग्नेचर नहीं होते ये एस्टिमेशन है, जैसे ही वो सिग्नेचर हो जाएंगे तो यही चीज क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम द बजट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके अगेंस्ट फिर डिसबर्समेंट या द रिलीज ऑफ द फंड्स या एक्सपेंस होने शुरू हो जाएंगे कि ये इस तरीके के साथ किए जा रहे होंगे। सो दिस इज अ सैंपल बजट इन फ्रंट ऑफ यू। इसको जरा जनाब, और ये जो नीचे से अमाउंट इकट्ठी हो रही है, जैसे ये अंदर देखें ये 15,000 है, उसके बाद ये 5,000 करके फिर यहाँ पे 10,000 आ रही है। इन सारे के सारे ये जितने आपको वर्क पैकेजेस नजर आ रहे हैं इन सबको जब इकट्ठा किया जाता है तो ये 1,75,000 रुपया बनता है। 1,75,000 और ये 25,000 मैनेजमेंट जब ऐड कर दें तो ये हमारे पास 2 लाख रुपया टोटल बन जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन, ये एग्रीगेट हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ये सारी अमाउंट मिल के एग्रीगेट होके आपके पास मेन बजट की अमाउंट निकल आती है। तो ये इसको हम एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अब इसको जनाब दोबारा से रिविजिट करें और अब इसके अंदर क्वेश्चंस करें, वहां से आपके पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन में आ रही है तो क्वेश्चन करें, उससे आपको मजीद क्लियर होगा। सर ये जो हम देख रहे हैं ये मतलब बजट सारा बना हुआ है। अब जैसे इसने होम एक्सपेंशन में दूध के लिए 10,000 रखा है, तो वो दूध कितने रुपए किलो है और एक दिन में कितना दूध मतलब वो इस्तेमाल करते हैं, इस ये कॉस्ट होगी इसमें फिर? जी ये वही टेक्निक से अगर रिकॉल करें जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किए कि अब ये मिल के जो 10,000 रुपये यहाँ पे लगाए गए हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ होगा, उसमें हिस्टोरिकल डाटा होगा कि प्रीवियस मंथ के अंदर कितना दूध इस्तेमाल हो रहा है, उसका रेट क्या है, उसमें फ्लक्चुएशंस कितनी आ रही है, रेट चेंज तो नहीं हो रहा, उन सारी चीज़ों को सामने रख के तो फिर ये 10,000 रुपये की फिगर निकाल के यहाँ पे फाइनलाइज करके लगाई गई है। अच्छा सर, अब ये 10,000 रुपया उस कॉस्ट एस्टिमेशन की बेस पर है, अब ये बजट है 10,000 जो है?
इसको अगर वो जिस बंदे का ये है इसको ये फाइनलाइज कर देता है और इसकी बुनियाद के ऊपर वो कहता है कि मेरे पास पैसे अवेलेबल होंगे, रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, तो ये दिस विल बिकम दी बजट। इसको अगर प्रोफेशनली तौर पे देखा जाए तो प्रोफेशनली तौर पे अगर प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज चलती है तो ये सारा कुछ बना के प्रोजेक्ट मैनेजर अपने स्पॉन्सर को भेजेगा, स्पॉन्सर इसके ऊपर डिस्कशन करके इसको अगर फाइनलाइज कर देता है कि ये चीज ठीक है जी, इसके मुताबिक आपको पैसे रिलीज किए जाएंगे, तो ये एस्टिमेशन किस में ट्रांसफर हो जाएगी, बजट के अंदर। ठीक, ये सर। अच्छा जी, ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ये आपको हेल्प करेगा आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। जब आप खुद भी अपने घर का बजट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक रेफरेंस के तौर पे या हिस्टोरिकल डाटा के तौर पे हेल्प आउट करेगा कि आप अपने घर का बजट किस तरह से बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, पहले भी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, ये चीजों को सही मैनेज करने के लिए ना राइटिंग के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर काम करें ना तो आप आती हैं या प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बड़े हेल्प करते हैं जब आप एक्चुअली खुद से काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप ये चीजें करते हैं। ये अक्सर जो वेल मैनेज पर्सन हैं वो सारे लोग जो है अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी इन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं और इन राइटिंग लेके आते हैं, चीजें लिख के करते हैं। क्योंकि ये आपका जब ये हिस्टोरिकल डाटा बन जाता है ना, जैसे ये देखें आपने मई का बना लिया, इसका मतलब है जिस बंदे ने ये इस तरह से बनाया हुआ है ना उसने पिछले भी सारे मंथ्स का बना के रखा हुआ होगा। अब जो पिछले महीनों का सारा इस तरह से बजट बना हुआ है और हर महीने वो इस तरह से बनाता है तो वो कितना शार्प हो चुका होगा। उसके लिए अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, उनको चेंज करना, कोई नई चीज लेना, चीजों को बेहतर मैनेज करना वो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास पूरा ट्रैक होगा कि कब मेरे पास कौन सी चीज कैसे मैंने कंज्यूम किसी एक खास पर्टिकुलर हेड के अंदर किए और उसके अंदर की चेंज किस तरह से की जा सकती है। और अब अगर मेरे पास मेरे जो इनकम है वो बढ़ जाती है उसको मैं कहाँ कंज्यूम करना है, या फ्यूचर के अंदर कोई चीज नहीं है और उसके लिए प्लान कर रहा हूँ, तो फिर इस तरह के पेमेंट्स आप देख करते हैं कि कहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं, कौन सी चीज जो है वो उसको ऐड किया जा सकता है और उसको वेल मैनेज कैसे पहले से प्रोएक्टिवली तौर पे कर लिया। आज आप देखेंगे अगर आज तारीख क्या है, 22 अप्रैल है और ये मई का आपने पहले से बजट बना के रख लिया है और उसके लिहाज से आपने वाजे कर लिया कि मेरे कौन कौन से खर्चे होंगे और मैं किस तरह से इसको देख सकता हूँ, कौन सी चीज कहाँ से अलग कर सकता हूँ, तो आप बड़े सेटिस्फाइड होंगे। इस मुबादा कि आप रन टाइम के ऊपर सारी चीजें डिसाइड करें, आप पहले से ये पूरी चीज करके बैठे हुए हैं और उसके लिहाज से वेल प्लान चल रहे हैं, तो वो जो परेशानी होती है खर्चा करने की या अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की वो आपकी निकल जाती है। और ये एक प्रैक्टिकल पर्सन के लिए, एक जिम्मेदार पर्सन के लिए जो घर चला रहा है उसके लिए सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो यही चीज होती है, तो उसने अपने घर का महीने का बजट कैसे बनाना है और चलाना है। जब वो इस तरह से करके चलता है, वेल प्लान्ड होता है, सारी चीजें बड़ी वाजे तौर पर उसके सामने होती हैं किस चीज के ऊपर कौन सा खर्चा जा रहा होता है, तो फिर उसको वो कह लें कि वो उस डिप्रेशन या उस परेशानी से बच जाता है जो कि नॉर्मली तौर पे फेस हो रही होती है। सो दिस इज यू कैन से अ टूल, ये आपके पास एक तरह का टूल बन जाता है, स्किल बन जाती है जब आप इस तरीके के साथ वेल मैनेज करते हैं। इसी वजह से फिर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को ऑन द लेवल ऑफ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो भी फिर इस तरह से प्रॉपर चलती हैं, तो वो तभी चल सकती हैं और सारी चीजें एक सिस्टम के तहत चल सकती हैं। अदरवाइज जाहिर है कि उसमें बड़ी हौच पौच चीजें आ सकती, तो इसलिए ये बड़ी अफादियत वाली चीज होती है कि इस तरीके के साथ आप चीजों को कर रहे होते हैं। ये दो सवाल पूछे गए हैं, एक ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व का और एक एक्टिविटी कॉन्टीजेंसी रिजर्व का, इसको जरा दोबारा से देख लें। ये जो एक्टिविटी के साथ कॉन्टीजेंसी रिजर्व आ रहा है, ये हर एक्टिविटी के ये आपकी अपनी यानी क्या चॉइस होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की चॉइस होती है कि वो ओवरऑल कॉन्टीजेंसी रिजर्व यहाँ पे ले ले, टोटल तमाम वर्क पैकेजेस का इकट्ठा करके ले ले या हर एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर ले ले। ये जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व वर्क पैकेज के ऊपर है, दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ दिस
कॉन्टीजेंसी रिजर्व, यानी कि ये तमाम एक्टिविटीज के कॉन्टीजेंसी रिजर्व को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो टोटल यहाँ पे कॉन्टीजेंसी रिजर्व के तौर पे आएगा। तो आप टोटल को ले सकते हैं या हर एक्टिविटी को ले सकते हैं, दिस इज द चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इनको किस तरीके के साथ देख रहा होता है। तो ये ऊपर वाला जो है ये इन तमाम कॉन्टीजेंसी रिजर्व की एक्यूमुलेशन है, इन सब की एग्रीगेशन है। ये वो आंसर द क्वेश्चन है। वर्क पैकेजेस के दूसरे सवाल के वर्क पैकेजेस के लिहाज से देखा गया कि इसमें अगर कोई चेंज आती है तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। किसी भी वर्क पैकेज या एक्टिविटी लेवल के ऊपर अगर आपको रन टाइम के ऊपर कोई चेंज करनी पड़ती है और आपको उसके अंदर पैसे उसमें ऐड करने पड़ते हैं तो आप कॉन्टीजेंसी रिजर्व को यूज कर सकते हैं फर्स्ट लेवल के ऊपर, फर्स्ट प्लान के तौर पे, या फिर आप यहाँ तक भी अगर सारी चीज पूरी नहीं होती तो देन यू गो टुवर्ड्स मैनेजमेंट रिजर्व, ये जो ऊपर आपके पास मैनेजमेंट रिजर्व आ रहे होते हैं। तो ये रन टाइम के आपके डिसीजंस होते हैं कि आपके पास जिस तरह की चेंज आ रही होती है उनको उस लिहाज से कर रहे होते हैं। आपने एक वर्ड शायद सुना हो बजट के लिहाज से, सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि व्हेन दे सी दैट द ऑलरेडी एलोकेटेड बजट इज नॉट सफिशिएंट टू डू द वर्क, देन दे मेक अ सप्लीमेंट्री बजट। वो भी एक तरह की कॉन्टीजेंसी होती है, वो फिर एक एडिशनल बजट उसी के लिए जितनी जरूरत होती है उसको बना के कर रहे होते हैं, वो थर्ड प्लान होता है। तो यहाँ पे आप कह लें कि आपके पास दो प्लान्स हैं अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए, यहाँ चेंजेस को मीट करने के लिए। एक आप हर एक के साथ हर एक्टिविटी की बुनियाद पे यहाँ वर्क पैकेजेस की बुनियाद पे कॉन्टीजेंसी रखी हुई होती है, और दूसरा आपके पास ये मैनेजमेंट रिजर्व होता है जो कि इन अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी और भी सवाल है? ये इस वर्क पैकेजेस को जरा समझ लें कि ये जैसे आप बजट बना हुआ है ना, तो इसके अंदर जरा देखिए वर्क पैकेजेस कौन से हैं। इसके अंदर वर्क पैकेजेस जो हैं वो ये आपके पास ये वाले हैं मंथ, जैसे इसके अंदर ये मंथली ग्रॉसरी के अंदर देखिए मंथली ग्रॉसरी है, मंथली ग्रॉसरी इज अ वर्क पैकेज। इसके अंदर एक्टिविटीज होंगी। वीकली ग्रॉसरी इज अ वर्क पैकेज। इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है ये वर्क पैकेज लेवल के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आप इसको एक्टिविटी लेवल के ऊपर ले जाएं तो एक लेवल और इसमें ऐड हो जाएगा हर एक ये इसके ऊपर। अब जैसे मंथली ग्रॉसरी है, मंथली ग्रॉसरी के अंदर मजीद जो है वो एक्टिविटी लेवल पे जाएंगे तो क्या चीजें आ जाएंगी कि मंथ के लिहाज से जो ग्रॉसरी आइटम्स आप खरीदते हैं, जैसे मंथ के लिहाज से आप साबुन खरीदते हैं, आप घी खरीदते हैं, आप मसाला जात खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं, इसके अलावा आप कोई बिस्किट्स वगैरह खरीदते हैं, कैचअप खरीदते हैं, वो सारी की सारी क्या चीजें हैं, वो एक तरह की एक्टिविटीज की हैं इस डॉक्यूमेंट के लिहाज से। वीकली ग्रॉसरी क्या है, उसमें सब्जी आ सकती है कि आप वीकली इकट्ठी सब्जी ले लेते हैं, फ्रूट आप इकट्ठा ले लेते हैं, वीक के लिहाज से ले लेते हैं, वो वीकली ग्रॉसरी के अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें मिलके ये वर्क पैकेज बन रही हैं। ये आपके अकाउंट कंट्रोल अकाउंट्स हैं, ग्रॉसरी है, सेविंग है, होम एक्सपेंस हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, राइड एंड ट्रेवलिंग है, ये आपके पास कंट्रोल अकाउंट्स हैं और उनके अंदर जो चीज आ रही है वो वर्क पैकेज आपके पास नजर आ रहा है। तो इस तरीके के साथ इसको डिवाइड करते हैं। ये कंट्रोल अकाउंट पे एक और नाम भी दिया जाता है, इसको चार्ट ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लें। ये चार्ट ऑफ अकाउंट भी कहलाता है, जिसके अंदर आप ये नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे होते हैं, डिवीजन को यूज कर रहे होते हैं, और इस लेवल के ऊपर आपके पास ये मेन अकाउंट्स मिल रहे हैं। कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर वर्क पैकेजेस होते हैं, वर्क पैकेजेस के अंदर टास्क, एक्टिविटीज या सब टास्क होते हैं। होप आंसर द क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री बजट जो होता है ना, ये एस्टिमेशन के साथ नहीं होता, ये जरूरत की बुनियाद पर बनाया जाता है कि अगर जरूरत पड़े। ये कह लें कि एक सेकंड लेवल का बजट बनाता है, क्योंकि पहला बजट पूरा नहीं पड़ रहा, उससे आपके सारे एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए या उसके गोल्स को अचीव करने के लिए फिर आप एक और मजीद बजट बनाते हैं जिसके अंदर उतनी अमाउंट को अप्रूव किया जाता है जितनी की ज़रूरत होती है, उसको सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है।
अच्छा, आप एक आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, ये बजट के लिहाज से आप देखिएगा, ये आपको बड़ा एक काम वाली चीज बन जाएगी, और इसको इस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए एक चीज को करना बड़ा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें कि आपने नेक्स्ट मंथ कहीं जब नॉर्मल हालात होते हैं तो उस वक्त आपने ना अपनी जो मंथली आपकी पॉकेट मनी आती है उसका आपने इस तरह से बाकायदा बजट बनाना है। यानी आपको तो अंदाजा होगा ना, पता होगा कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं या मिलते हैं, उसको सामने रख के इस तरह से अपने तमाम खर्चों को लिस्ट डाउन करके अमाउंट बाकायदा तौर पे एनालाइज करके थिंक आउट करके ब्रेनस्टॉर्म करके बाकायदा अमाउंट एलोकेट करें, इस तरह डिवीजन करें। और अगर कोई चीज नहीं खरीदना चाह रहे हैं या कोई नई चीज लेना चाह रहे हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल का नया सेट लेना चाह रहे हैं, तो उसको ऐड करें, इसके अंदर लिखें कि आप नेक्स्ट मंथ के अंदर यहाँ ओवरऑल पैसे बचा बचा के हर महीने के अंदर सेविंग कर लें। जैसे यहाँ पे जरा देखें, ये कंट्रोल अकाउंट के अंदर पहली चीज लिखी हुई है सेविंग। 20,000 रुपए जैसे ही उसके पास वो पैसे आएंगे उसमें से 20,000 रुपए उसने अलग करके सेव कर लेने। अब अगर आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज अ न्यू मोबाइल, उसके लिए सेविंग करनी है तो हर महीने के अंदर यहाँ पे पैसे एलोकेट कर दें, तो जितने पैसे मैंने लाजमी बचाने हैं, और ये जब वो पूरे हो जाएंगे तो मैंने मोबाइल लेना है। आप देखिएगा बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे ही इसके बगैर करने की कोशिश करेंगे, आप सोचते ही रहेंगे कि मैंने नया मोबाइल लेना है, नया मोबाइल लेना है, तो वो फिर आप कुछ और ही सोर्सेज के जरिए से ले सकेंगे, लेकिन इस तरह बचत करके नहीं ले सकेंगे। फिर वो यही होगा वो गिफ्ट कर दे, कोई खुद लेके दे दे, वैसे कहीं से आ जाए, वो वाली चीज होगी। लेकिन सेविंग करके इस तरह से खुद से आप परचेज करना चाहेंगे, ये तरीका करके देखें, आप लाजमी खरीद लें। और ये चीज चलती चलती रहेगी आपकी, अगर इसको आप बाकायदा तौर पर करते रहेंगे तो आपके एंड तक आपकी पूरी लाइफ के अंदर ये आपको इतना ज्यादा सहूलत देगी कि आपको कोई भी चीज लेनी मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी के साथ आप उसको मैनेज करेंगे। क्योंकि ये लिखी हुई चीज इस तरह से बाकायदा तौर पर की हुई चीज जो है वो आपके अंदर एक ड्राइव पैदा करती है कि इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके सामने वो चीजें लेके आती है कि इनके लिए ये वाले काम करें तो ये सारी चीज मैनेज हो जाएगी, क्योंकि लिखी हुई होती है आपके सामने, क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन नहीं होती कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो ये करके देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि ये चीजें करनी या कोई चीज अचीव करनी, खरीदनी इस बजटिंग के कॉन्सेप्ट के जरिए से बड़ी आसान होगी। अब जनाब पिन बॉक्स के ऊपर जरा इसको अलाइन कर लें कि हम के बजट का जो प्रोसेस है उसकी इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट्स क्या हैं। तो डिटरमिन बजट का सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है ये कॉस्ट एग्रीगेशन का ही है, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो किस तरीके के साथ एक्यूमुलेट होकर अमाउंट्स जो बन रही होती है नीचे से ऊपर की तरफ, उसी को हम कॉस्ट एग्रीगेशन कह रहे होते हैं। तो यही मेन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। रिजर्व एनालिसिस कॉन्टीजेंसी के लिहाज से जितनी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं, पढ़ी हैं, कि कॉन्टीजेंसी हमारी एक्टिविटी लेवल पे भी होती है, फिर वो एक्यूमुलेट होकर वर्क पैकेज लेवल के ऊपर आ जाती है, और इसी तरीके से मैनेजमेंट रिजर्व की शक्ल के अंदर हमारे पास होता है। तो ये हमारा रिजर्व एनालिसिस होता है। ओवरऑल याद रखें कि आपके टोटल बजट का कम अज कम 10 से 15% एज अ रिजर्व लाजमी एलोकेट होना चाहिए, ताकि आपकी अनसर्टेनिटीज को और चेंजेस को आप मैनेज कर सकें। एक्सपर्ट जजमेंट का जो टेक्निक है, ये वही टेक्निक है जो हम बार डिस्कस करते हैं कि ये सारा काम एक्सपर्ट्स, और इसके अंदर तो एक्सपर्ट्स लाजमी आते हैं जो ये ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं, उनके बगैर ये काम नहीं होता, क्योंकि वो बेहतर जान रहे होते हैं कि जो चेंजेस होती हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस आ रही होती हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर, मुख्तलिफ खर्चों के अंदर, वो क्या हो सकती हैं। तो वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बेहतर शक्ल के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स के मुराद टू यूज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा है कि आप हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते हैं अपने करंट सिचुएशंस के साथ, और उनके लिहाज से एस्टिमेशंस और बजट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। दिस इज अगेन जस्ट अ कॉन्सेप्ट। फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास जो अवेलेबल टोटल अमाउंट आपको पता होती है कितनी आपको एक प्रोजेक्ट के लिए मिल रही होती है, या आपके पास जितने भी आपने टोटल अमाउंट रख के बजटिंग करनी होती है वो आपके पास अवेलेबल होती है। तो आपको उस लिमिट के अंदर रहना होता है, उसको क्रॉस नहीं करना होता। जैसे अभी हमने 2 लाख है को सामने रख के बजट बनाया, आपके सामने एग्जांपल रखी है, तो 2 लाख के अंदर रहते हुए आप सारी चीजों को मैनेज करते हैं, तो दिस इज द फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन, कि आप उसी लिमिट के अंदर रहते हुए सारी चीजों को कर रहे होते हैं। या आप उस 2 लाख को स्लाइस करके
चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर या कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उन्हीं के अंदर रहते हुए वो चीज़ कर लेते हैं, तो यू हैव रिकनसाइल्ड। रिकनसिलिएशन क्या होती है? मुफाहमत इसका मतलब होता है कि आप रिकनसाइल कर रहे होते हैं, आप मुफाहमत कर रहे होते हैं कि टोटल कितने फंड्स अवेलेबल हैं और आपकी जो एलोकेशन है वो उसके मुताबिक है। इट मीन्स दैट यू हैव रिकनसाइल्ड योर फंड्स। आपने अपने फंड्स को रिकनसाइल कर लिया, उनके दरमियान कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर आ रहा है कि आपके पास फंड्स जो हैं वो 2 लाख के हैं लेकिन जो खर्चे हैं वो आपके 2.5 लाख के बन रहे हैं, सारी एलोकेशन मिला के 2.5 लाख के बन रही है, तो आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा। यहाँ तो फिर है कि आप अपनी फंडिंग लिमिट को बढ़ाएं, उसको 2.5 लाख पे लेके जाएं, या फिर ये है कि अपने खर्चे कम करें, उसको 2 लाख के ऊपर लेके आएं। ये काम करने को हम क्या कर रहे होते हैं? फंडिंग लिमिट रिकनसिलिएशन, कि आपकी जो अवेलेबल फंड्स हैं उन्हीं लिमिट्स के अंदर रहते हुए आपने अपनी सारी चीजें कर रहे होना है। इसकी बुनियाद के ऊपर जी कॉस्ट बेसलाइन की आउटपुट निकलती है। कॉस्ट बेसलाइन क्या होती है? दोबारा इसको देखें। कॉस्ट बेसलाइन क्या होता है? कंट्रोल अकाउंट्स की एग्रीगेशन, यानी कि इस एग्जांपल के अंदर 1,75,000 रुपया क्या है? दैट इज द कॉस्ट बेसलाइन। मैनेजमेंट रिजर्व इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट बेसलाइन। ये अलहदा से क्या लें कि आपने एक नुक्कड़ में रखे हुए होते हैं, कॉर्नर में आपने शुरू में मैनेजमेंट रिजर्व अलहदा करके रख लेने हैं कि ये मैंने उस वक्त इस्तेमाल करने हैं जब कोई और चारा ना रहे। ये आपके कॉस्ट बेसलाइन का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन टोटल बजट का ये हिस्सा होता है। टोटल बजट इज इक्वल टू मैनेजमेंट रिजर्व प्लस कॉस्ट बेसलाइन। तो कॉस्ट बेसलाइन की आपके पास आउटपुट आती है। प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, फंड के कहाँ से आएंगे उनको लिख लिया जाएगा। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल की है, इसके अंदर ये 2 लाख रुपए फर्ज करें, इसके अंदर इस बंदे की 1.5 लाख रुपए इसकी इनकम है, सैलरी है। उसके बाद जनाब कुछ पैसे इसको किसी ज़मीन के ठेके के तौर पे आते हैं, वो ऐड हो जाएंगे, और उसके अलावा कोई वो उसकी इनकम के सोर्स हैं, कोई किराए का मकान है, वो ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और लास्ट हमारे पास आउटपुट है, दैट इज द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। इनकी बुनियाद के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट अपडेट होता है तो दैट विल बी दैट बाय दिस आउटपुट। तो ये जनाब हमारे पास प्रोसेस था डिटरमिन बजट का। इस सारे को जरा जनाब देख लें दोबारा से, और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ये फंडिंग लिमिट रिकॉन्सिलिएशन क्या है? अच्छा, इसको एक और एग्जांपल जरा सुनिए। आपका बैंक अकाउंट है सर? हनान, आपका बैंक अकाउंट है? जी सर है। अच्छा, फर्ज करेंगे आपका ना बैंक अकाउंट है और उसके अंदर आप स्टेटस चेक करते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं। आपके जेन के अंदर इस तरह से है कि इस वक्त आपके अकाउंट के अंदर ना तकरीबन फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया होना चाहिए। आप अपना अकाउंट ऑनलाइन फॉर एग्जांपल चेक करते हैं और वहां पे जाके पता लगता है कि उसके अंदर तो 5,000 तकरीबन 8,000 रुपये, लेकिन आपके जेन के अंदर है कि मेरे इसके अंदर 10,000 रुपया होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो अकाउंट के अंदर है उसमें फर्क आ गया। इट मीन्स दैट ये जो पैसे आपके जेन के अंदर हैं और जो अकाउंट के अंदर पड़े हैं ये रिकनसाइल्ड नहीं है, आपस में इनकी मफाहमत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, रिकनसिलिएशन नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि आप बैंक चले जाते हैं, वहां पे जाके वहां पे जो बंदा पर बैठा हुआ है उसको कहते हैं जनाब ये मेरा अकाउंट नंबर है, तो जरा मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने पैसे हैं। वो बताता है जनाब, आपका अगेन आपके जेन के अंदर ये कि 10,000 रुपया होना चाहिए। वो आपको बताता है कि जनाब इसके अंदर 8,000 रुपया। आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सर मुझे डिटेल बताएं जी, 8,000 रुपया किस तरह से। तो वो आपको कहता है कि जनाब आपका ये कल 2,000 रुपया काटा गया है आपके एनुअल चार्जेस का, एटीएम के चार्जेस का और बाकी कुछ सर्विसेज का, उसका 2,000 रुपया काट लिया गया। अब आपके अकाउंट के अंदर 8,000। आप कहना अच्छा, तो आपके जेन के अंदर वो क्लियर हो जाता है और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप रिकनसाइल्ड हो जाते हैं कि हाँ वाकई 8,000 ही होना चाहिए, क्योंकि एनुअल चार्जेस ज़रा मैं एटीएम की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और बाकी सर्विसेज यूज़ की हैं तो उसके पैसे ऐसे होने चाहिए।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंसिलिएशन। इसको मुफाहमत का कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या मुफाहमत कर देते हैं। अब वापस आए बजट के ऊपर, वहां पे क्या है, फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन, कि आप जो एलोकेशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, उन्होंने टोटल अमाउंट के ऊपर उनको वायलेट नहीं करना। अगर आपके 2 लाख रुपया आपके पास अवेलेबल है जो कि आपने बजट करना है, उनकी एलोकेशन करनी है, तो टोटल करने के बाद आपकी टोटल अमाउंट 2 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसके अंदर रहते हैं तो यू आर रिकनसाइल्ड। अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हैं या नीचे रह जाते हैं तो यू आर नॉट रिकनसाइल्ड, आपको रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। अगर आपकी एलोकेशन 2.5 लाख पे चली गई है लेकिन अवेलेबल फंड्स 2 लाख पे हैं, तो आपको या तो अपने खर्चे कम करके 2 लाख पे लाने पड़ेंगे या फिर अपने फंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज करके 2.5 लाख पे लेके जानी पड़ेगी। ये काम करते हैं तो यू आर डूइंग, यू आर रिकंसिलिएशन योर फंड्स, आप अपने फंड्स की रिकंसिलिएशन कर रहे होते हैं। तो ये पैरेलल चल रहा होता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि जाहिर है कि आपके पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उसी के अंदर रह के आपने सारा काम करना है, के बाहर तो नहीं जा सकते आप, तो वो आप साथ साथ मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर तो ये भी सिचुएशंस होती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर भी और पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल डिपार्टमेंट या ब्रांच लेवल के बजट के ऊपर भी, कि रन टाइम के ऊपर आपकी इनकम बढ़ जाती है या आप ये जो अवेलेबल फंड अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। तो अगेन यू नीड टू रिकंसाइल योर बजट विद योर अवेलेबल फंड्स। तो आप फिर दोबारा उन चीज़ों को रीएडजस्ट करते हैं, तो वो रिकंसिलिएशन कहलाती है, वो मुफाहमत कहलाती है। होप आंसर द क्वेश्चन। कॉस्ट बेसलाइन के कॉन्सेप्ट को भी दोबारा देख लें कि कॉस्ट बेसलाइन क्या होती है, कि इसके ऊपर जरा जाके देखें। जब आपके पास ये सारी अमाउंट आप कर लेते हैं, ये होम बजट जैसे आप देखें, इसमें कंट्रोल अकाउंट के साथ लिखा हुआ है कॉस्ट बेसलाइन, ये 1,75,000 रुपए के ऊपर आपने ये डिवीजन करके सारी की सारी एलोकेशन की। एलोकेशन करने के बाद 1,75,000 रुपये बना, और बनने के बाद इसको आपने फाइनलाइज कर दिया कि इस 1,75,000 रुपये की बुनियाद के ऊपर आप सारी कंजम्पशन या आप एक्सपेंस करेंगे, सारे आपके खर्चे हो रहे होंगे, उसको अप्रूवल दे दी जाती है। प्रोफेशनली तौर पे क्या होता है, इस पे सिग्नेचर होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, स्पॉन्सर का और हायर मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। जब वो इस 1,75,000 रुपये को अलॉन्ग विद दिस मैनेजमेंट रिजर्व अप्रूव कर देते हैं, तो दिस विल बिकम द कॉस्ट बेसलाइन। Cost baseline is equal to the aggregation of all the work packages plus contingency। ये contingency और तमाम वर्क पैकेजेस की allocated approved amount को cost baseline कहा जा रहा होता है। जी मजीद जी क्वेश्चन जी। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास, बजट हो गया, ये प्लानिंग के दोनों फेजेस थी हमारे पास जिनके लिहाज से हमने इसको कर लिया कॉस्ट मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया के अंदर। इसका जो आखिरी प्रोसेस है दैट इज द कंट्रोल कॉस्ट है। और कंट्रोल कॉस्ट का जो मेन मकसद यही होता है कि आपके बजट के अंदर जो चेंजेस होती हैं या आपके कॉस्ट के लिहाज से चेंजेस आ रही होती हैं, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। अब इसके के लिए इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे, बाकी इसकी डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कंट्रोल कॉस्ट का जो हमारे पास प्रोसेस आ रहा होता है, उसके अंदर सबसे मेन चीज ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट के लिहाज से सिचुएशन क्या चल रही है। तो व्हाट यू पीपल थिंक, जरा सोच के बताइए कि कॉस्ट के अंदर चेंज करना तो बात की बात है,
उससे पहले कोई चीज, इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होगी, वो क्या है, जिसको सामने रख के हम डिसाइड कर सकें कि कॉस्ट के अंदर कोई चेंज करनी भी है कि नहीं करनी है, वो क्या चीज हो। बजट तो आपके पास आ गया जी, चेंजेस आपके पास आ गई, रिपोर्ट हो गई है, जरा समझ लें, दोबारा से सवाल को पूछ लें। ये स्क्रीन मैंने बंद कर दी है जी, स्क्रीन की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चन किया जा रहा है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जरा क्वेश्चन गौर से सुने और उसका जरा रिस्पॉन्स दें कि प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, चलने के लिहाज से कॉस्ट के जो बजट आपने बनाया हुआ है उसमें आपने चेंज लानी पड़ रही है, वो क्यों लानी पड़ रही है, उसके लिए आपके पास ऐसी क्या चीज आएगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको ये पता लगा है कि बजट के अंदर चेंज करनी है, या उसकी एक नई अप्रूवल लेनी है, या एलोकेशन ऑफ फंड्स को चेंज करने की जरूरत है। वो काम करने के लिए आपको, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी, हिस्टोरिकल डाटा कहा जा रहा है, प्लीज अपना माइक ऑन करके एक्सप्लेन करें, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं। हिस्टोरिकल डाटा की जो यूजेज है वो तो बहुत सारे हैं। सर फॉर एग्जांपल सर, हमने घर का बिल्ड बनाया था 1 लाख, तो अभी हमने चेक करना है, हमें अपना मतलब जो बजट है वो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल के 2 वीक गुजर गए हैं, तो 2 वीक में हमने जो पिछले जो मंथ का जो बजट था उस हिसाब से देखा कि 2 वीक में हमारा कितना खर्चा हो चुका था। अगर उससे ज़्यादा खर्चा हो गया हमारा, तो इसका मतलब है कि अब हमें अपना चेंज करना पड़ेगा। शाबाश, वेरी गुड जी। देखिए, हमें सबसे पहले जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो उस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर को बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये चाहिए होती है कि जो मेरे ये सारी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर जो मैंने प्लान किया था वो क्या था, और उस प्लान के मुताबिक एक्चुअली काम क्या हो रहा है वो क्या है, यानी कि प्लान वैल्यू क्या है और एक्चुअल वैल्यू क्या है, इन दोनों का स्टेटस उसको चाहिए होता है। उनके अंदर अगर डिफरेंस आ रहा है तो इट मींस दैट आपको मैनेज करने की जरूरत है। यू नीड टू कंट्रोल दोस कॉस्ट एंड स्केड्यूल, यानी कि ये स्केड्यूल और कॉस्ट दोनों के लिहाज से हो सकता है, यानी कि टाइम के लिहाज से भी ये चीज आ सकती है आपके सामने, और कॉस्ट के लिहाज से भी आ सकती है कि देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन योर प्लान एंड योर एक्चुअल स्टेटस। तो इनका जो प्लान है और एक्चुअल है, इन दोनों का स्टेटस साथ साथ उसको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर या जिस तरह से जरूरत हो उसके लिहाज से उसको चाहिए होता है, और उसका डिफरेंस निकाल के वो देख सकता है या देख सकती है कि किस तरीके के साथ मेरे पास सिचुएशन चल रही है और मुझे चेंज की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो कितनी जरूरत है, उसको कैसे किया जा सकता है। तो लिहाजा पहली जो चीज कंट्रोल कॉस्ट के लिहाज से या कंट्रोल स्केड्यूल के लिहाज से जो पहली चीज हमें चाहिए होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम फर्दर डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज द वेरियंस। ये नोट कीजिएगा, दैट इज द वेरियंस बिटवीन योर प्लान एंड एक्चुअल स्टेटस। तो वेरियंस जो है प्लान का और एक्चुअल का, वो उसका स्टेटस क्या है, वो कितना है, टाइम के लिहाज से कितना है और कॉस्ट के लिहाज से कितना। ये स्टेटस हमारे पास आएगा तो फिर हम आगे डिसीजन कर सकते हैं कि हमने चेंजेस करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो किस तरीके के साथ करनी है। जी, ये पॉइंट वाज़ेह हुआ जी। मैं जल्दी से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम कंट्रोल कॉस्ट के अंदर या कंट्रोल स्केड्यूल के अंदर आते हैं, दोनों को इकट्ठा चलाना है। आपको याद होगा कंट्रोल स्केड्यूल के अंदर हमने इस चीज को डेफर कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था कि ये हम कॉस्ट के साथ डिस्कस करेंगे, कि जब भी आपने स्केड्यूल को कंट्रोल करना है या आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू हैव दैट इज द वेरिएंस बिटवीन प्लान एंड द एक्चुअल स्टेटस, टाइम के लिहाज से और कॉस्ट के लिहाज से।
हमारे पास वो डिफरेंस जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे आना चाहिए, फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए हमारे पास कंट्रोल कॉस्ट के अंदर और कंट्रोल स्केड्यूल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ नोन एज अर्नड वैल्यू एनालिसिस या अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। इसको नोट कीजिएगा, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, EVM, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। इसको कहा जाता है अर्न वैल्यू एनालिसिस, EVA। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये टेक्निक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से साथ ये कंडक्ट किया जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूजफुल है। ये आपका अगेन आपके कॉमन लाइफ के अंदर भी आपको इस इस्तेमाल करके आपकी बहुत फ़ायदा होगा। प्रोफेशनली तो होना ही होना है कि वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था जनाब आज का लेक्चर।